तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि इसके पिछले दो वीडियो में मैंने कूलॉम्स लॉ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर मैंने बातें कर ली है, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने वाले हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर नहीं समझोगे तो डेरिवेशन नहीं कर पाओगे अक्षीय स्थिति वाला और निरक्षीय स्थिति वाला, जो कि बहुत ही पावरफुल डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बिना रटाए हर एक चीज समझाने वाला हूं। अगर आपको लग जाए ना मेरे भाई कि कहीं रटा रहा हूं या फिर आपको मजा नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जितना क्रिटिसाइज करना हो करके चले जाना, गाली देके चले जाना, लेकिन वीडियो को अंत तक देखो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो साबित भी करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव समझेंगे, फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझेंगे। ठीक है, यहां पे जो परिभाषा दिया है उसे मैं रटाऊंगा नहीं, इतनी तगड़ी तरीके से दिमाग में ठोक दूंगा कि जीवन में निकलेगा ही नहीं दिमाग से, ये मैं चैलेंज करता हूं। बस ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या समझो। जैसे मान लो मेरे पास दो आवेश है, आवेश तो बता दिया क्या होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ठीक है, यहां पे वैद्युत द्विध्रुव होने के लिए दो अलग अलग आवेश होने चाहिए, एक धन आवेश होना चाहिए एक तरफ और एक तरफ ऋण आवेश होना चाहिए। ठीक है, समझो मेरी बात को थोड़ा सा। ठीक है, कि एक तरफ एक मुट्ठी में मेरे धनावेश है और एक मुट्ठी में ऋण आवेश है। ठीक है, यानी एक धनावेश एक ऋण आवेश है। ठीक है, अब लेकिन याद रखना दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। दोनों का वैल्यू सेम होने का मतलब होता है कि अगर 20 कूलम का है तो भी 20 कूलम होना चाहिए, यानी धन आवेश वाला अगर 20 कूलम का है तो भी 20 कूलम होना चाहिए। इसका मतलब होता है समान परिमाण। परिमाण का मतलब होता है संख्या से लेना देना। अगर मैं किसी आवेश को बोलूं कि एक आवेश है वो 30 कूलम का है, एक आवेश है कितने कूलम का है, 30 कूलम का। ये जो संख्या बोल रहा हूं, संख्या को ही परिमाण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में ये शब्द यूज होगा इसलिए पहले ही बता दिया। ठीक है, तो मान लो दो समान परिमाण का आवेश है मेरा। ठीक है, दो समान परिमाण का आवेश होना चाहिए, यानी समान परिमाण का मतलब होता है दोनों के वैल्यू सेम होने चाहिए परंतु विपरीत होने चाहिए। विपरीत का मतलब होता है एक धनावेश होना चाहिए और एक ऋण आवेश होना चाहिए। समझ आई मेरी बातें, यानी दो समान आवेश होना चाहिए, एक तरफ निगेटिव आवेश हो और एक तरफ पॉजिटिव आवेश हो, और दोनों समान होने चाहिए। समान का मतलब होता है अगर ये 10 कूलम का है नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला भी कितना होना चाहिए, 10 कूलम का होना चाहिए। तो देखो समान आवेश हो गए, यानी समान परिमाण के आवेश हो गए, परंतु विपरीत है कि नहीं। विपरीत का मतलब होता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत। जब ये बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे हो, ये दोनों आवेश जब बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर हो, जब इनके बीच की दूरी जो हो, इनके बीच की ये जो दूरी है, इनके बीच की भैया ये दूरी जो है ये बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म दूरी होना चाहिए, बहुत ही छोटे से दूरी पे स्थित हो, बहुत नजदीक हो। तो दो समान परिमाण के आवेश जब बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो इस तरह का बना हुआ जो सिस्टम होगा, इस तरह का बना हुआ जो निकाय होगा, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। खत्म हो गया बात। कितनी सिंपल सी बात है कि दो आवेश होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, एक धनावेश एक ऋण आवेश, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए लेकिन बहुत सूक्ष्म दूरी पे होने चाहिए। इस तरह से बना हुआ जो सिस्टम होगा उसे बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, द्विध्रुव कहा जाता है। याद रहेगा, ईमानदारी से बताओ, इतनी बात समझ आ गई ना, पक्का दिमाग में ठूक दिया ना मैंने कि दो आवेश होने चाहिए समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश होने चाहिए, और अगर वो बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित है तो इस तरह के बने हुए सिस्टम को, इस तरह के बने हुए निकाय को ही द्विध्रुव कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यही डेफिनेशन में लिखा है, बुक में भी यही लिखा होगा, सेम पढ़ लेना। ठीक है, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, समान परिमाण के हैं, यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखा हो, 30 प्रकार के बने हुए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। बताइए, क्लियर हुआ। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे दोस्त, रटा के चले जाएंगे। अब आप दूसरे को समझा सकोगे। देखो असली पढ़ाई वही है। पढ़ाई में मजा कब आता है, जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट हो जाए सीखने के बाद कि तुम दूसरे को कह सको आनो भाई, इजीली समझा देंगे, इजीली, तब समझ लो कि चीजें सही सीख रहे हो। और वो चीज दिमाग में डाल रहा हूं मैं हर वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, कूलॉम्स लॉ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला देखो, मजा आ जाएगा। अब तुमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। आवेश यहां भी सेम है, आवेश यहां भी सेम है, बस फर्क इतना है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब आती है बारी की द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से समझना, डेफिनेशन भी समझ आएगा, सब कुछ फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अभी मैंने बोला कि दो आवेश हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यही बोला मैंने। और ये दोनों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को मैंने क्या नाम दिया, एक्स दिया। थोड़ी देर के लिए समझो ना, अभी मान लो एक्स मैंने मान लिया। ठीक है, अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, ये जो आवेश है, अब दोनों सेम आवेश है, किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि वैल्यू रखते समय पॉजिटिव नेगेटिव तो लिखा नहीं जाता।
पॉजिटिव निगेटिव अगर हटा दो तो दोनों तो सेम हो गए ना, ये भी क्यू ये भी क्यू। तो एक आवेश जो है कोई भी उठा लो, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको, एक आवेश मैंने क्यू ले लिया, प्लस माइनस तो लिखना है नहीं, और इसके बीच की दूरी यानी आवेश जो वैल्यू दिया है, ठीक है, आवेश और बीच की दूरी का अगर गुणा कर दिया जाए, बीच की दूरी का गुणा कर दिया जाए तो जो मिलेगा उसे ही बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आवेश तथा बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है, आवेश तथा बीच की दूरी का गुणनफल जो होगा उसे ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, उसे ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ आई मेरी बात है? अब बुक में इसी को कैसे दिया रहता है ध्यान से देखना ना, बुक के हिसाब से समझा रहा हूं कि अच्छा मान लो एक बात कह रहा हूं कि यहां पे जो दूरी है ये जिसे मैंने x मान रखा है, ठीक है, और इसको q इसे p से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना, याद रखना द्विध्रुव आघूर्ण को किससे इंडिकेट करते हैं? p से। अभी इसका मात्रक बीमा सब कुछ बताऊंगा, बस आराम से इजीली समझते जाओ, ठीक है, बस कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन नहीं होना है। मेरे चैनल पे याद रखना रटने वाले बच्चे नहीं होते हैं, ज्यादातर फील करने वाले सीखने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, और सीबीएसई वाले जो भी होंगे याद रखना इसे वैद्युत द्विध्रुव को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक ना, साइड में लिख लेना आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं। तो हमें P बराबर क्या मिल गया? Q इंटू एक्स मिल गया। अब आपने बुक में देखा होगा x के जगह पे 2L लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? देखो, ये जो बीच की दूरी है, ठीक है, अगर बीच की दूरी जो है यहां पे अगर मैं इसके सेंटर में कोई एक पॉइंट ले लूं, मान लेते हैं पॉइंट O है, O पॉइंट मान लेते हैं, तो यहां से यहां की दूरी को अगर मैं यल कहूं, यहां से यहां की दूरी को अगर मैं यल कहूं, इतना अगर बीच में मैंने पॉइंट लिया है तो जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा। अगर इसे यल माना तो भी तो यल होगा ना, यानी आधा आधा बांट दिया, कहने का मतलब इतने को यल बोल दिया और इतने को यल बोल दिया। तो टोटल को मैं क्या बोल सकता हूं? टोटल को मैं क्या बोल सकता हूं बताइए? नॉर्मल बंदा भी बता देगा। टोटल को मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से यहां को जाहिर सी बात है 2L बोलूंगा, क्योंकि इतना यल है इतना भी यल है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। यानी इस x को मैं चाहूं तो हटा के क्या लिख सकता हूं? 2L लिख सकता हूं। तो बुक में ऐसा न दिख करके बुक में कैसा दिखता है आपको? द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दिखता है Q इंटू 2L दिखता है। क्या दिखता है? Q इंटू 2L दिखता है, याद रखना। और इसकी लंबाई जो होती है वेक्टर क्वांटिटी की होती है, ठीक ना, इसलिए इसे सदिश राशि कहते हैं। इसका वेक्टर में अगर लिखोगे तो सदिश आएगा। तो ये कैसे लिखेंगे आगे बताऊंगा, पहले इतना समझ लो। यहां तक क्लियर हो गया फार्मूला? अब आती है बारी इसके मात्रक की। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक सिंपल सा बना सकते हो। आवेश का मात्रक क्या होता है? Q का मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम। बीच में क्या है? इनटू है, तो इनटू का ऐसे करके दिखा सकते हो। और लंबाई 2 क्या है? एक संख्या है, तो 2 का कोई यूज होगा नहीं मात्रक में, बचा क्या? यल। तो यल क्या है? मीटर। लंबाई को मीटर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यानी इसका मात्रक कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसे ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, कुलाम इंटू मीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब रही बात इसकी बीमा की, बीमा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीमा अगर निकालना हो तो आवेश का बीमा पिछले वीडियो में बताया था ना, क्या होता है? AT होता है, ठीक है। कुलाम क्या है? आवेश है, आवेश का बीमा क्या है? AT। अब मीटर के लिए बीमा क्या होता है? 11th में पढ़ा होगा, यल होता है, ठीक है। अब इसे मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? AT यल हो जाएगा, ये इसकी बीमा हो जाएगी। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि, तो कहना हमेशा सदिश राशि है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यहां वेक्टर लगा सकते हो, फार्मूला वाइज सेम रहेगा, बस जहां 2L है वहां ऐसे वेक्टर कर देना, ठीक है। ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आती है बारी इसकी न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल कितना इजी लगेगा, जो अभी मैंने बताया ना, ये डायग्राम को केवल फोकस करो। इसी डायग्राम पे बेसिस पे तुम्हें सवाल दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, 2 आवेश है, मैंने बोला था ना दोनों समान आवेश होंगे। देखो सेम आवेश है कि नहीं? कभी भी द्विध्रुव पे न्यूमेरिकल होगा, आवेश अलग हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक तरफ 10 कुलाम है एक तरफ 6 कुलाम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो वहां द्विध्रुव अप्लाई होगा ही नहीं, वहां द्विध्रुव अप्लाई होगा ही नहीं। तुम कभी कभी एग्जामिनर में या कभी कभी तुम खुद अपने स्टूडेंटों में अगल बगल जो बैच लेके पढ़ रहे होंगे ना, उनसे पूछ के देख लेना, बहुत लोग घबरा जाएंगे। सीधे पूछ सकते हो कि यहां पे 2 कुलाम आवेश है और यहां पे माइनस 3 कुलाम आवेश है, बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बताओ?
अगर वो सही से पढ़ा है तो तुरंत बोल देगा कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आवेश अलग अलग है। द्विध्रुव आघूर्ण किस पे अप्लाई होगा? जहां पे दोनों सेम आवेश होना चाहिए। अब यहां पे सवाल देखो, कह रहा है 2 गुणे 10 घाते -3 और 2 गुणे 10 घाते -3, एक वैल्यू पॉजिटिव में एक वैल्यू नेगेटिव में है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इतनी है। तो इनके बीच का द्विध्रुव आघूर्ण बताओ क्या होगा। तो पहले आप अगर ध्यान से देखो, जब हल करोगे तो आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास 2 आवेश है। कितना आवेश है? एक आवेश है आपका प्लस का 2 गुणे 10 घाते -3 कूलम, और दूसरा आवेश क्या है आपके पास? -2 गुणे 10 घाते 3 कूलम। दोनों तो आवेशवा सेम है, बस फर्क क्या है? दिशा का, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। और बीच की सूक्ष्म दूरी कितनी है भैया? बीच की सूक्ष्म दूरी 0.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यही दिया है। अब बताओ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ईमानदारी से बताओ क्या इसको फॉलो कर रहा है या नहीं? अगर आप ध्यान से देखो इसको भैया, तो क्या Q आपके पास पता है या नहीं? 2 गुणे 10 घाते -3 कूलम। पॉजिटिव निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, दोनों जगह सेम है, कोई भी उठा लो, ठीक है। बीच की दूरी क्या बोलेंगे यहां पे? बीच की दूरी को या फिर x बोल लो या फिर 2l बोल लो। अब मैं 2l क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दो आवेशों के बीच की दूरी केवल l नहीं है, पूरा आवेश यहां से यहां तक की टोटल दूरी 2l है। ये तो छोटा सा है, बीच का है ना l, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? बीच की दूरी 2l, और 2l कितना दिया हुआ है? यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है भैया? 0.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है? द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, यानी P पूछ रहा है। जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो आप इस तरह से पहले स्टेटमेंट जो दिया है उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं भी पता ना, इतना अगर आप लिख दिए हो, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर बात कह रहा हूं तो 1 नंबर इतना ही मिल जाएगा आपको बिना किए। इसे कहते हैं स्टेप मार्किंग, इसलिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप पूरा सीखो, ठीक है। अब इसे हल करना है तो P बराबर क्या होगा? आपका फार्मूला पता ही है, Q इंटू 2l है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q का वैल्यू कितना है आपके पास? 2 गुणे 10 घाते -3 गुणे, अब आपके पास 2l है, तो 2l का वैल्यू कितना है? 0.5 इंटू 10⁻⁻7। अब इसे हल कर दो, ठीक है। इस तरह का बेसिक अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आता तो यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, बेसिक कैलकुलेशन का जरूर देखिएगा, अच्छे लेवल का है, तब जाके आप डेरिवेशन न्यूमेरिकल अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 1.0 आ जाएगा, और 10 घाते -10 हो जाएगा, ठीक है। अब इतने आंसर तो आ गया, इतने पे छोड़ दोगे तो भी आधा नंबर कट जाएगा। कैसे? क्योंकि जब भी आंसर आए तो उसके बाद मात्रक लिखना जरूरी होता है। उसके बाद क्या लिखना जरूरी होता है बच्चों? मात्रक लिखना जरूरी होता है मेरे भैया। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अभी जस्ट बताया था, कूलम इंटू मीटर होता है, तो मात्रक लिखना जरूरी है, याद रखना। यहां तक क्लियर हुआ? सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में पूछा जा चुका है, ये 2024 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कभी आपको क्या करेगा कि बड़ा नंबर बनाने के लिए, बड़े नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा कि ऊपर में छोटा सा परिभाषा डालेगा और उसी में चिपका देगा, क्या सटा देगा? न्यूमेरिकल सटा देगा। जैसे यहां पे देखो, यहां से यहां हिस्से को पढ़ो, यहां से यहां तक के हिस्से को कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, परिभाषा पूछ लिया, अब उसी में चिपका दिया क्वेश्चन। अगर ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर परिभाषा पे, 1 नंबर न्यूमेरिकल पे। अगर 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर परिभाषा पे, 1.5 नंबर न्यूमेरिकल। समझ रहे हो? तो इस तरह से पूरा शुरू से ही मेंटालिटी बना लो। अगर फोड़ना है बोर्ड एग्जाम में तो परिभाषा मैंने बता ही दिया कि 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश के बीच की दूरी जो होती है उसका गुणनफल जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, सवाल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण बता दो। ठीक है भैया, एक जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और कुछ दूरी पे क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन को पॉजिटिव से लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से लिखा जाता है, ठीक है। अब बीच की दूरी कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भैया। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पे आवेश सेम होता है? इलेक्ट्रॉन पर यहां पे नोटिस करके लिख लेना, अगर ना मालूम हो तो याद रखना, नोट करके लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम, और प्रोटॉन पे आवेश की अगर बात करें
तो पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश दोनों पे सेम है, बस फर्क इतना है कि एक वैल्यू नेगेटिव में दिखेगा इलेक्ट्रॉन वाला और प्रोटॉन वाला पॉजिटिव में दिखता है। और द्विध्रुव आघूर्ण उसी पे अप्लाई होता है जिसका परिमाण समान हो, परिमाण यानी वैल्यू समान हो। और देखो दोनों का वैल्यू समान है, बस फर्क क्या है, विपरीत है। एक वैल्यू नेगेटिव में है और एक वैल्यू पॉजिटिव में है। इस तरह से घुमा सकता है क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, तो अब आपको आवेश पता चली गया। अब आवेश आपको क्यों पता चली गया, क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन वाला लो चाहे प्रोटॉन वाला लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आवेश समान है। ठीक है, ये हो गया। अब चाहिए दूरी, क्या चाहिए भैया, बीच की दूरी यानी 2l। अब 2l कैसे निकालोगे, बीच की दूरी कितना दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम में तो हल करोगे नहीं, एंगस्ट्रॉम को किस में बदलोगे, मीटर में। तो याद रखना भैया, याद रखना जब भी एंगस्ट्रॉम हटाना होगा, जब भी एंगस्ट्रॉम हटाना होगा और उसको मीटर में लाना होगा, एंगस्ट्रॉम को हटा के अगर मीटर में लाना होगा तो मल्टीप्लाई में हमेशा 10⁻−10 लगाना होगा। क्या लगाना होगा, 10⁻−10। क्योंकि याद रखना, नोटिस पॉइंट में लिख देता हूं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। समझ आई मेरी बात, ये सब नोटिस पॉइंट में रखना। ठीक है, ये सब नोटिस पॉइंट में रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है दोस्तों, तो अब इसे हल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। हमें क्या निकालना है भैया, P निकालना है। तो P का फार्मूला क्या होता है, Q × 2l। तो P बराबर हो जाएगा Q। अब Q का वैल्यू यहां पे है 1.6 × 10⁻−19 और 2l का वैल्यू कितना है आपके पास 0.53 × 10⁻−10। अब हमेशा जब वीडियो का अंत करता हूं तो मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर छोड़ता हूं और इसका कैलकुलेशन आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं। और मैं उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करूंगा, मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मुझे ईमानदारी से वो जरूर जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, मैं सबके कमेंट का जवाब दे रहा हूं, इसलिए आप कमेंट करने में बिल्कुल गुरेज मत करो, कमेंट लगातार करो। ठीक है, और पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करो, क्योंकि पूरा कंटेंट यूट्यूब पे एकदम डिटेल में जो कोर्स परचेज करके पढ़ रहे हैं ना, उनको बीट करेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उनको टक्कर देगा मेरा कोर्स। एक भी रुपए नहीं लूंगा, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री रहेगा यूट्यूब पे। बस आपको करना है एक ही काम, और वो क्या करना है कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि मेरा मनोबल ना टूटने पाए। सबसे बड़ा चीज है कि अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो बस मेरा मनोबल बनाए रखना। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो की अगर बात करूं तो अगला वीडियो होगा हमारा मेन डेरिवेशन इस चैप्टर का, वो होगा अक्षीय स्थिति का और निरक्षीय स्थिति का। एकदम इजी तरीके से बताऊंगा और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में एक पक्का पूछा जाता है, या तो न्यूमेरिकल पूछ देगा या तो डेरिवेशन। कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो इसको देखो, और इसके पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे होगे तो कुलाम्स लॉ को जाकर के देखो, एकदम बेसिक से मैंने क्लियर किया है। चैप्टर की कैसे स्टार्टिंग होगी सब कुछ बताया है मैंने, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया है, फिर तीसरा वीडियो ये है। ठीक है, तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।